हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने खुद के चैनल में एड्यूग्रोन के अंदर। दिस इज रिचा शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। एज यू नो दैट हमने हमारे चैनल के अंदर क्लास 9 एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में आपका ये जो कोर्स है उसको हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है जिसके कारण आपके क्लास 9 एंड 10th के अंदर तो अच्छे मार्क्स आए, साथ के साथ में आपका एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार हो सके आपके फाउंडेशन कोर्स के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं आपके फाउंडेशन कोर्स में आपको हेल्प मिल सके। ये तो हो गई आपके लिए कोर्स के रिगार्डिंग बात। अब एक और गुड न्यूज है आपके लिए, पूछिए वो क्या है। वो ये है, जैसे कि जब हमने सर्वे किया था तो हमें मैक्सिमम बच्चों ने ये प्रॉब्लम बताई थी कि उन्हें नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस आंसर में क्या लिखना है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमने जो है आपकी वो सॉल्व आउट कर दी है। पूछिए कैसे करी है। हमने हमारे चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे हमने क्लास 9th एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है ना। ये गुड न्यूज आपके लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करना है आपको, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ के साथ में आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, और मैं आपको यहाँ भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ www.edugrown edugrown.in। इस पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप जिस भी क्लास में 9th और 10th उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, एंड देन आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड देन आप उसमें से चूज करिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उसके बाद आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, राइट। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने सारे नोट्स जो है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बस वहां से डाउनलोड करना है ना, बहुत इजी प्रोसेस। और जो आप डाउनलोड करेंगे उसका कोई चार्ज भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ये तो हो गई आपकी रिगार्डिंग नोट्स की बात। जो आपकी प्रॉब्लम थी वो भी हमने सॉल्व आउट कर दी, राइट। अब मैं बात कर लेती हूँ हमारे शेड्यूल की। आई होप आपने हमारा शेड्यूल चेक कर लिया होगा और आपको पता होगा कि मैं किस किस दिन किसको क्या पढ़ाती हूँ, राइट। जैसे कि आपको पता है मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, बट MWF के अंदर मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, TTS के अंदर क्लास 10 को। तो जैसे कि आपको पता है आज क्या, आज सैटरडे है, तो आज किसका टर्न है, क्लास 10 का टर्न है, जिसके अंदर आपको पता है ज्योग्राफी का हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, और सॉरी सोशल साइंस का हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है। उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, जिसका आज मैं आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ। इसके प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी वीडियोस बनाए चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 सबको डिटेल एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के NCERT क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए, राइट। आपके जो NCERT की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। साथ के साथ में उसके अंदर जो आपसे चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं मैंने उनके भी आंसर्स दिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब आंसर्स को याद करने में। एंड NCERT के सॉल्यूशन देने के साथ साथ मैं आपको एक इजी ट्रिक भी बताती हूँ कि कैसे आप कीवर्ड के थ्रू आंसर्स को याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद करना है बच्चा, उसके बाद आप 10th क्लास में है, जैसे कि 9 10th में है, तो आप खुद की लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हैं, राइट। तो आपको रट्टाफिकेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। बट मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि आप ये NCERT का जो सॉल्यूशन है उससे पहले अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो, इस चैप्टर का वीडियो आप चेक कर सकते हो, तो जिसके कारण आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, एंड देन आपको आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। पूछिए वो रिक्वेस्ट क्या है। वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ के साथ में आपको प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपके पास पहले से नोटिफिकेशन आ जाए और आप प्रिपेयर रहे मेरी वीडियो को देखने के लिए। रिलैक्स माइंड से देखेंगे कि तो आपको सोशल साइंस अच्छा भी लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, राइट। और जब आप मेरा वीडियो देखें, आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। एंड इसके अलावा आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी मोस्ट वेलकम है, आप दे सकते हैं। और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को भी क्लियर कर दूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो को।
वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। आई होप आप लोग सब बहुत एक्साइटेड होंगे। आज मैं आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एज वेल एज जो आपके बीच के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर के, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ के साथ में मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर सकते हैं। आपको रेक्टिफिकेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी आज से, राइट? तो जैसे कि आपको पता है, हम ज्योग्राफी का, सोशल साइंस का ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका पार्ट 1 बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक तो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन किए थे, साथ के साथ में आपका एक तरह से आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट और उसको करेक्ट करने वाला जो क्वेश्चन था वो हमने किए थे। एंड देन मैंने आपको 2 आंसर्स को एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर मैं आपको आगे के आंसर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, हमें आंसर्स देना है, वो भी 30 वर्ड्स के अंदर। मैंने 30 वर्ड्स से ज्यादा लिए हैं। आप चाहो, अगर आपको 2 मार्क्स में आए तो आप उसका अकॉर्डिंग लिख सकते हो, 3 मार्क्स में आए तो उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को लिख सकते हो, इवन 5 मार्क्स में भी आए तब भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो है एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको ये बताना है जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे बना, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताओ जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या नहीं, मुझे आप मैसेज करके बताओ, जब तक मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। राइट, सो वाटर इज कंसिडर्ड टू बी अ रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ तो बोला जा रहा है बच्चा, जो वाटर है ना उसको हम मान रहे हैं कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब इनने बोल तो दिया, बट हमें एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों है। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Rainfall is the main reason that the surface water and the groundwater get recharged within a short period due to 3 processes in the hydrological cycle। यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा आपसे, यहाँ आपसे ये बोला जा रहा है जो ये रेनफॉल है ना वो इसके पीछे का मेन रीजन है। किसके पीछे का? कि वाटर जो है वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो रेनफॉल क्या है? आपका मेन रीजन है, जिससे क्या होता है आपका जो सरफेस वाटर है एंड जो ग्राउंड वाटर है आपका, ठीक है, रेनफॉल आपका मेन रीजन है जिसके कारण आपका जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाता है? रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम जल्दी से उसको रिचार्ज कर लेते हैं ना, वैसे ही रेनफॉल जो होती है, आपकी बारिश जो होती है, वो आपके सरफेस वाटर को, ग्राउंड वाटर को क्या कर देती है? रिचार्ज कर देती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, बहुत ही कम टाइम के अंदर, ड्यू टू 3 प्रोसेस इन दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वो किसके थ्रू होता है? आपका 3 प्रोसेस है आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर आप वाटर साइकिल बोल सकते हैं, उसके थ्रू क्या कर देती है? रेनफॉल रिचार्ज कर देती है आपके सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर को। ओके, तो आपको यहाँ क्या याद रखना है? रेनफॉल क्या है आपका बच्चा? मेन रीजन है किसके लिए? सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर को क्या करने के लिए बच्चा? रिचार्ज करने के लिए। और कब कर देती है? विद इन अ शॉर्ट पीरियड, है ना। कैसे करती है? 3 प्रोसेस से। ये 3 प्रोसेस किसके अंदर आते हैं? आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर आते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज दीज प्रोसेस आर। अब हम देखेंगे जो वो 3 प्रोसेस है वो कौन कौन से हैं। इवेपोरेशन, कंडेंशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, ये 3 प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है? वैसे तो आपने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर पढ़ा होगा वाटर साइकिल के अंदर क्या होता है। पहले जो भी आपकी वाटर बॉडीज होती है उसके ऊपर जो पानी होता है उसके ऊपर सनरेज पड़ती है। सनरेज पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बात है गर्म होती है, तो जो पानी होता है वो गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, एवोपरेट हो जाता है आपका। इसके बाद फिर वो क्या हो जाता है? कंडेंशन हो जाता है, वो बादल के फॉर्म में जम जाता है वहां। एंड देन फिर जब वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जब वो ऑब्वियसली बात है जब पानी है वो कोल्ड हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा? वो रेनफॉल में या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? वो अर्थ के ऊपर फिर से वापस आ जाएगा। ओके, ये आपकी मेन वाटर साइकिल होती है जिसके कारण आपका वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। ओके, 3 प्रोसेस याद रखनी है आपको। कैसे याद रखोगे आप? एक तरह से एवोपरेशन, कंडेंशन एंड प्रेसिपिटेशन। ओके, बच्चा स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि आई नो दैट आजकल आप लोगों के ऑफलाइन स्कूल नहीं है तो बहुत सारे बच्चे आजकल लिखने में भी बहुत गलती करते हैं ना, तो ये गलती अपने से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आते हुए भी। राइट, एंड this process of water cycle is never ending and hence water is a renewable resources।
और ये जो प्रोसेस है आपका वाटर साइकिल का वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब जो चीज कभी खत्म नहीं होगी वो हमारी क्या कहलाती है, रिन्यूएबल साइकिल कहलाती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाती है। इसलिए वाटर आपका क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसका मेन रीजन क्या है, आपका रेनफॉल है। और जो रेनफॉल है वो कैसे होता है, आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जो 3 प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू। ओके, आई होप आपको लर्न भी हुआ होगा थोड़ा थोड़ा और समझ में तो आ ही गया होगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेस। आपको एक तो ये बताना है वाटर स्कैरसिटी क्या होती है। आपको स्कैरसिटी का मीनिंग पता है बच्चा, क्या होता है, कमी, किसी भी चीज की कमी होना। अभी हम यहाँ किसकी कमी की बात कर रहे हैं, वाटर की कमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर स्कैरसिटी क्या होता है आपको वो बताना है, साथ के साथ में उसके पीछे के मेन कॉजेस क्या है, किस रीजन से वो आपकी होती है, हमें वो भी बताना है। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें वाटर स्कैरसिटी की, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाटर स्कैरसिटी जो है वो क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी क्या है, आपकी शॉर्टेज ऑफ वाटर है। जो क्या बोला जा रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर तो है, लेकिन हम उसको एसोसिएट नहीं कर सकते सिर्फ उन रीजन में जहां रेनफॉल कम होती हो या फिर ड्राफ्ट प्रोन एरिया हो, ठीक है। ड्राफ्ट प्रोन एरिया का मतलब क्या होता है आपका, जहां सूखा पड़ जाता है, ठीक है, वो तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पानी की कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर आपको वहीं देखने को मिलेगा जहां पानी की कमी हो या फिर ड्राफ्ट प्रोन एरिया हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है जिसके कारण आपकी शॉर्टेज ऑफ वाटर हो सकती है। देखते हैं वो क्या क्या है। Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, जो water scarcity की प्रॉब्लम है ना, एक तरह से वो आउटकम है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जो वाटर स्केसिटी की आपकी प्रॉब्लम है वो क्या है, एक तरह से आउटपुट है। किस चीज का आउटकम है वो, आपका लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन का, ठीक है। किसका आउटकम है आपका, ये लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन का एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, लोग बागों के पास से पानी की डिमांड बढ़ रही है एंड साथ के साथ में क्या हो रहा है, अनइक्वल एक्सेस भी हो रहा है उसका, ठीक है। मतलब सबके पास इक्वली एक्सेस नहीं है पानी का, अनइक्वल एक्सेस है, ठीक है। तो ये मेन रीजन है, एक तरह से हम बोल सकते हैं वाटर स्कैरसिटी का। गॉट इट बच्चा। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए वाटर स्कैरसिटी की तो बहुत सिंपल है, शॉर्टेज ऑफ वाटर बोलते हैं और हम इसको सिर्फ उन रीजन से नहीं जोड़ सकते, एसोसिएट नहीं कर सकते जहां लो रेनफॉल होती है या फिर ड्रॉप प्रोन एरिया होते हैं आपके, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी जो है एक तरह से आउटकम है आपका लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन का, जिसके कारण आपकी डिमांड वाटर की दिन बाय दिन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है एंड लोगों को इक्वल एक्सेस भी नहीं मिल पा रहा है पानी का। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। अब भैया क्या हो रहा है, पॉपुलेशन लार्ज होती जा रही है बच्चा, ठीक है, जिसके कारण सिर्फ हमें डोमेस्टिक यूज के लिए पानी की जरूरत नहीं है, साथ के साथ में उनके लिए खाना भी तो ज्यादा लगेगा, राइट। फूड की भी तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब फूड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हमें प्रोड्यूस भी ज्यादा करना पड़ेगा और हमें फूड ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए इरिगेशन तो लगेगा ही। इरिगेशन के लिए हमारा क्या होगा, पानी की जरूरत होगी, तो ये भी एक रीजन बोला जा रहा है। ओके, तो लार्ज पॉपुलेशन, जो लार्ज पॉपुलेशन है आपका रिक्वायर्स, उसको रिक्वायर है किसकी, मोर वाटर, ठीक है, बट नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज। क्या बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं है, और किसके लिए भी जरूरत है उसकी, ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। ज्यादा से ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी आपकी क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत है। ओके, एंड द एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, जो एबिलिटी है वाटर रिसोर्सेज की, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वो वेरी करती है, ठीक है, डिफर करती है किसके ऊपर, स्पेस एंड टाइम के ऊपर। ओके, तो जो एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स है आपकी, क्या बोला बच्चा मैंने, एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज है वो क्या करती है, वेरी करती है। वेरी का मतलब होता है डिफर करती है ओवर स्पेस एंड टाइम, ठीक है, किसके ऊपर, स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग वो वेरी करती है। मेनली कब, स्पेशली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जब भी हमारे यहाँ सीजनल या फिर हम बोल सकते हैं एनुअल
प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होती है उसकी वजह से सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके बच्चा, ऑब्वियसली बात है, जहां ज्यादा पानी होगा, जहां रेनफॉल ज्यादा होगी, वहां पानी ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, बट वाटर स्केर्सिटी इज इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो वाटर स्केर्सिटी होती है उसके पीछे का रीजन या कॉज क्या है आपका, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा क्या है, एक्सेसिव यूज। क्या है दूसरा, एक्सेसिव यूज। और थर्ड क्या है आपका, अनइक्वल एक्सेस। ओके, तो जो मतलब मोस्ट केसेस में देखा गया है वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन है आपका, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा क्या, एक्सेसिव यूज। तीसरा क्या है, अनइक्वल एक्सेस ऑफ टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमारी सोसाइटी में सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सेसिव यूज करते हैं, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाता है और कुछ लोगों को ज्यादा नहीं मिल पाता, इसलिए अनइक्वल एक्सेस होता है आपका। ठीक है, समझ में आया बच्चा? आई होप ये वाला आंसर आपको समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत लर्न भी हुआ होगा। राइट, नाउ अब हमारे नेक्स्ट पे आते हैं, जिसमें हमें क्या बोला जा रहा है, कंपेयर करना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट पे। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको एनसीईआरटी वालों ने सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको सिंपल सा क्या करना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने। आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दोगे तो वो अपने आप में ही कंपेयर हो जाएंगे। ओके, सो और मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो उसका मतलब क्या है आपका, यहाँ बात हो रही है आपकी डैम की। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं इसके अंदर डिसएडवांटेजेस। ओके, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका बच्चा कि जो रेगुलेटिंग करते हैं हम या डैमिंग करते हैं रिवर की। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ आपका, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग किसकी कर रहे हैं हम, रिवर की। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर इफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, जिसके कारण क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। किस पे इफेक्ट हो रहा है, उसके नेचुरल फ्लो पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग और डैमिंग ऑफ रिवर जो है वो क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है देयर नेचुरल फ्लो, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो उसका नेचुरल फ्लो है उस पे इफेक्ट हो रहा है बच्चा। अब नेचुरल फ्लो पे इफेक्ट हो रहा है जिसके कारण जो सेडिमेंट है ना उसका प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका नेचुरल फ्लो पे इफेक्ट आ गया, जिसके कारण आपका जो पुअर सेडिमेंट है वो जो सेडिमेंट है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ लिखा है जो नेचुरल फ्लो पे इफेक्ट हो रहा है कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। ठीक है, अब वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है सेडिमेंट, तो क्या हो रहा है, जो सेडिमेंट है वो रिजर्वियर के वाटर में जमता जा रहा है, या हम बोल सकते हैं एक्सेसिव हो गया। ठीक है, हद से ज्यादा हो गया, जिसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्टिंग इन रोकियर स्ट्रीम बैड एंड पुअर हैबिटेट ऑफ द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। ओके, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है, जब वो सेडिमेंट है आपका बॉटम के अंदर जम गया है, जिसके कारण आपका रोकियर स्ट्रीम बैड बन गया है, और जो एक्वेटिक लाइफ है ना, रिवर की जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, जो है ना हमें बोलना चाहिए वहां मछली एंड जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना, उनको सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। ओके, गॉट इट, समझ में आया बच्चा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डैम ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्वेपिंग। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो डैम है, डैम ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स। ठीक है, जो डैम है मतलब जो रिवर है वो क्या करते हैं, एक तरह से हम उसका फ्रेगमेंट बना के डैम बना देते हैं, जिसके कारण जो एक्वेटिक फोना है उसको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। स्पेशली आपका क्या बोलना चाहिए, जो है ना स्पोनिंग होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं जो कि है ना जो आपका इक्वेटिक आपकी फोना है या इक्वेटिक एनिमल्स की जो लाइफ है उसके उस प्रोसेस के अंदर उनको मतलब सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। ओके, इट हैज ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है आपका। ठीक है, हमने क्या किया, डैम ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर, डैम क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट कर रहा है रिवर को। ठीक है, जिसके कारण जो इक्वेटिक फोना है ना उसको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है।
स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पॉनिंग की, ठीक है, गॉट इट। एंड जिसके कारण ग्रेट इकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो क्या है आपका, सॉइल का जो सैलिनाइजेशन है वो आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एक तरह से, ठीक है। नाउ at the same time it has transformed the social landscape, that is increasing the social gap between the richer landowner and the landless poor। अब क्या हो रहा है, साथ के साथ में ये तो प्रॉब्लम हो ही जा रही है, आपकी इक्वेटिक फोना को माइग्रेट करने में प्रॉब्लम जा रही है, जो इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि सॉइल के अंदर सैलिनाइजेशन हो रहा है आपका। इसके साथ साथ आपका सेम टाइम में ही आप क्या हो रहा है, इट हैज ट्रांसफॉर्म दी सोशल लैंडस्केप, ठीक है, साथ के साथ में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, किसका, सोशल लैंडस्केप का। जैसे कि जो सोशल गैप है आपका वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग दी सोशल गैप, किसके बीच में, आपका रिचर लैंड ऑनर और जो लैंडलेस पुअर है, ठीक है, जिनके पास जमीन है बहुत सारी वो, और जो पुअर है उनके बीच का जो ये गैप है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों, डैम बन रहा है तो जो लैंड ऑनर है उनको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो पुअर है उनको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके, इसलिए जो वो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका लाइवलीहुड भी छिन रहा है, ठीक है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहा है, जिसके कारण जो गैप है दोनों के बीच का, सोशल गैप जो है वो क्या हो रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नाउ द डैम दैट वर construct to control flood have triggered flood due to sedimentation in the reservoir, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, जो डैम है, द डैम दैट वर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, हमने डैम को क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, किस लिए किया है, टू कंट्रोल फ्लड, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द डैम दैट वर कंस्ट्रक्ट टू कंट्रोल फ्लड हैव ट्रिगर्ड फ्लड, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो फ्लड है वो क्या हो रही है, ट्रिगर्ड हो रही है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वियर, रिजर्वियर के अंदर जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, जिसके कारण जो फ्लड है वो क्या हो रही है, ट्रिगर्ड हो रही है। क्यों हो रही है, बल्कि हमने जो डैम है उसको हमने क्यों कंस्ट्रक्ट किया है, फ्लड को रोकने के लिए, ठीक है, उसके बाद भी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है कभी कभी, ओके। Moreover, the big dam have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall, ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि हमने बोला जा रहा था कि जो हमारा डैम है हम वो क्यों बना रहे हैं, जिसके कारण हमारा एक मतलब फैक्टर ये भी है कि हम फ्लड को कंट्रोल कर सके, लेकिन उस फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर पाते बहुत टाइम। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन है वो रिजर्वियर में जाके एक तरह से जम जाता है, राइट। इसके वजह से आपका बोला जा रहा है जो बिग डैम है वो बहुत टाइम ऐसा होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, किस केस में, जब रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सेसिव हो जाती है, तो फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस फैक्टर में जो आपका बिग डैम है वो क्या हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ओके। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्वेक कॉज वाटर borne diseases and pest and population resulting from excessive use of water, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया जो कि हमने है ना फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है तो हम वो जो फ्लड को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है उसमें जो डैम है वो कई बार अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा होता है, बट कई टाइम ऐसा होता है कि वो फैक्टर पे वर्क नहीं कर पाता, राइट। अब इसके अलावा जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है ना, उसके कारण क्या होता है, आपका अर्थक्वेक आने की भी आपकी जो क्या बोलना चाहिए, अर्थक्वेक आने का संभावना होती है आपकी, राइट। इसके अलावा वाटर से रिगार्डिंग आपकी डिसीजेस हो जाती हैं, पेस्ट एंड ऑल करा जाता है, जिसके कारण पॉपुलेशन और पॉल्यूशन जो होता है वाटर का वो बढ़ जाता है। अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है वहां तो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जो लाइफ है उसके ऊपर भी इफेक्ट बढ़ रहा है, और अगर हम उस पानी को यूज कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी क्या आ रहा है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसी के कारण तो वाटर डिसीजेस हो जाती हैं आपकी, राइट। और इसके अलावा क्या हो रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, और हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को पूरी करने के लिए हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं वाटर का, ओके। नाउ डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट, ठीक है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या बताना है, हमें डिस्कस करना है कि कैसे सेमी एरिड रीजन या फिर राजस्थान के जो सेमी एरिड रीजन है उधर कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज किया जाता है। ओके, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। सो इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, particularly in Bikaner, Faludi and Barmar, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. एक्चुअल में राजस्थान के जो सेमी एरिड और एरिड रीजन है आपके, वहाँ क्या करा जाता है, वह हाउस के अंदर ही ये ट्रेडिशनल एक तरह से कि अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको टंकास भी बोला जाता है। टैंक बनाए जाते हैं और उसके अंदर वो पानी को स्टोर करके रखते हैं और वो पानी पीने के काम में आता है, ठीक है। उस पानी को यूज करते हैं वो किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में। ओके, नाउ दैट टैंक कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, जो टैंक है वो ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे टैंक होते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा आपका कमरा होता है ना, इतना बड़ा वो टैंक होता है। वन हाउस होल्ड इन Falodi had a tank that was 6.1 meter deep, 4.27 meter long and 2.44 meter width। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो आपका टैंक है उसका आपका मेजरमेंट दिया गया है किस हिसाब से होता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर हम डीप की बात करें तो वो 6.1 मीटर डीप होता है, सॉरी लॉन्ग की बात करें तो 4.27 मीटर लॉन्ग होता है और विथ उसकी कितनी होती है, 2.4 मीटर विथ होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा होता है एक तरह से। ठीक है, नाउ द टंकास वर part of the well developed rooftop rain water harvesting system and were built inside the main house or the courtyard। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो ये टैंक बनाए जाते हैं एक तरह से, वो क्या है, एक तरह का वो पार्ट है, किसका पार्ट है, आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। ठीक है, क्या करा जाता है, रूफ वाटर पे जो आपकी छत होती है, छत के ऊपर पानी गिरता है, वहां से आप क्या करते हो, एक पाइप एंड ऑल पूरी फिटिंग कर देते हो और वो आपके जो नीचे टैंक बना हुआ है, आपने बनाया हुआ, उसके अंदर उसका कनेक्शन कर देते हैं। तो जैसे ही वो पानी आता है वो क्या होता जाता है, टैंक के अंदर स्टोर होता जाता है। ओके, और जो वो टैंक है वो कहाँ बनाया जाता है, या तो मेन हाउस में बनाया जाता है या फिर आपके कोर्टयार्ड में बनाया जाता है। ओके, they were connected to this sloping rope of the house through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and be stored in this underground tanks। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्लोपिंग रोप बना दी आपने। ठीक है, हमने क्या करा, स्लोपिंग रोप बना दी, उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्टेड किससे कनेक्ट किया है आपने, स्लोपिंग रोप, स्लोपिंग रूफ जो होता है उससे हमने क्या किया, कनेक्ट किया है। और जो स्लोपिंग रूफ है वो किसकी होती है, हाउस की होती है। ठीक है, तो कनेक्टेड है किससे, स्लोपिंग रूफ हाउसेस है उससे, किससे कनेक्ट किया गया, पाइप के थ्रू। ठीक है, तो दे वर कनेक्टेड, क्या बोला जा रहा है, दे वर कनेक्टेड टू दी स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस थ्रू दी पाइप। रेन फॉलिंग ऑन दी रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन दी पाइप। और जैसे ही वो रेन बारिश गिरती है आपकी रूफ टॉप पे, वो क्या करती है, ट्रेवल करते करते पाइप के थ्रू वो क्या हो जाती है, टैंक के अंदर तक पहुंच जाती है और वहां जाके वाटर क्या हो जाता है, आपका स्टोर हो जाता है। ओके, द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजुअली टू कलेक्ट एज दिस वुड क्लीन द रूफ एंड द पाइप। लेकिन जो आपका फर्स्ट, हमें बोलना चाहिए, जो फर्स्ट बारिश जो होती है आपकी, उसको हम कलेक्ट नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रूफ को एज वेल एज पाइप को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अब बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई, अब 4-5 महीने बाद बारिश होने का टाइम आया है, तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम तक कितनी धूल वूल जम गई होगी, है ना। तो अगर हम वो फर्स्ट पानी को ही स्टोर कर लेंगे तो उसके कारण क्या होगा, आपके पास गंदा पानी जमा हो जाएगा, है ना। इसलिए जो फर्स्ट पानी है उसको हम कलेक्ट नहीं करते, उसको हम यूज करते हैं कैसे, रूफ को और पाइप को क्लीन करने के लिए। ओके, the rain water from the subsequent shower was then collected and then उसके बाद का जो आपका बारिश होती है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एक बार साफ हो गया आपका, फिर उसके बाद का जो पानी है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ओके बच्चा, एंड द रेन वाटर
can be stored in the tank till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other resources are dry, particularly in the summer. ठीक है, और जो ये रेन वाटर है ये क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है टैंक्स के अंदर नेक्स्ट रेनफॉल तक. ठीक है, मतलब मान के चलो अभी आपका रेनी सीजन है, तब से लेके जब तक नेक्स्ट रेनी सीजन नहीं आएगा तब तक उसको क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है. और ये सबसे ज्यादा रिलायबल, मतलब कि एक तरह से भरोसे का सोर्स होता है जिसके अंदर लोग बाग एटलीस्ट पीने के लिए पानी तो स्टोर कर ही सकते हैं. जब सारे सोर्स आपके सूख जाते हैं तो यही पानी आपको पीने के लिए क्या आता है, काम आता है, स्पेशली समर के अंदर. ओके, रेन वाटर और पालर पानी as commonly referred to in this part, it considerably the purest form of the natural water. ये जो रेन वाटर है या फिर पालर पानी बोला जाता है, इससे ये क्या बोला जाता है, ये इन जगह पे स्पेशली यूज किया जाता है या बोला जाता है इसको प्योरेस्ट फॉर्म, नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्योरेस्ट नेचुरल वाटर सेमी एरिड या फिर राजस्थान में किसको बोला जाता है, तो रेन वाटर और पालर पानी को. ओके बच्चा, नाउ अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या बोला जा रहा है, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आर बीइंग कैरिड आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें डिस्क्राइब करना है, क्या डिस्क्राइब करना है कि हाउ मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग कैरी आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर. हमने कैसे इसको आज भी मॉडर्न में भी उसको कैसे हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं और स्टोर करके रख रहे हैं. ठीक है, हमें ये चीज, हमें इसको डिस्क्राइब करना है, बताना है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अ वाइबल अल्टरनेटिव बोथ सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट. ठीक है, जैसे कि मॉडर्न अडेप्टेशन से हम इसको एक तरह से बोला जाए, हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे कि डैम बनाते हैं हम, ये जो मल्टी प्रोजेक्ट सिस्टम बोला जाता है वो हम बनाते हैं, तो उसके हमें आई एग्री कि उसके एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन उसके हमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, है ना. बट जब ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है. ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, है ना, ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जिसके कारण आपको सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटली दोनों के लिए, ठीक है, एक तो आपका इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होगा और एनवायरमेंटली भी बेनिफिशियल होगा. कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डैम बनाते हो तो उसमें आपके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो वो इतना ज्यादा सोशो इकोनॉमिकल नहीं होता, साथ के साथ में एनवायरमेंट पे भी कोई इफेक्ट करता है. ऑब्वियसली बात है, वहां का फ्लोरा, फोना और इवन वहां के जो लोग हैं उनका भी लाइवलीहुड छिन जाता है ना, हैबिटेट चला जाता है लोगों का, जिसके कारण एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट आता है और इकोनॉमिकली इफेक्ट आता है ना. बट हम अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे ये कुछ नहीं होता, इसलिए बोला जा रहा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अ वाइबल अल्टरनेटिव. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, वाइबल अल्टरनेटिव बोला जा रहा है, बोथ सोशो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली. ओके बच्चा, नाउ in ancient India, along with the sophisticated hydraulical structure, there exists an extraordinary ट्रेडिशनल ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. जैसे कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, एक्सप्लेन करा था, तब मैंने बताया था अगर हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया की, हम अभी की नहीं, ये हमारे पुराने टाइम से जब वाटर की इतनी कमी भी नहीं होती थी ना, उसके बाद भी लोगों को वाटर का इतना इंपॉर्टेंस पता था कि वो तभी ये मेथड यूज करते थे. ओके, तो हमने देखा था कि जो एंशियंट टाइम है उसमें हाइड्रोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका तो यूज किया ही जाता है, साथ के साथ में जो एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन है उसको भी उनने क्या किया, उनने उस चीज को भी वहां, मतलब बोलना चाहिए एक तरह से वो भी एग्जिस्ट था. ठीक है, वहां वो चीज को भी फॉलो किया जाता था. ठीक है, तो इन एंशियंट इंडिया, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रो स्ट्रक्चर, हमने देखे थे कि बहुत सारे हमें हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वाटर बॉडीज देखने को मिली थी, वहां अलग अलग टाइप के लोगों ने स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर बॉडीज बनवाई थी. ठीक है, साथ के साथ में वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल भी देखने को मिलता था, जो था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. ओके बच्चा, नाउ फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीन सक्सेसफुल अडॉप्ट टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर. और देखा जाए फॉर्चुनेटली, मतलब ये खुशी की बात है एक तरह से कि हमारे इन मेनी पार्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, ठीक है, हम
इंडिया के रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट की बात कर रहे हैं, वहां रूफ टॉप रेन वाटर जो वो हार्वेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया, किसके लिए, वाटर को स्टोर या कंजर्व करने के लिए। ओके, नाउ in hill and mountain region people built diversion channel like the gulls or kulls of the western Himalaya for agriculture। और जैसे कि हम बात करें हिल्स की या माउंटेन रीजन की, वहां लोग बाग क्या करते हैं, एक डाइवर्जन चैनल बना लेते हैं जिनका नाम गुल्स और कुल्स दिया गया है। बोल सकते हैं डाइवर्जन चैनल है, जैसे कि गुल्स और कुल्स होते हैं आपके वेस्टर्न हिमालय के अंदर, एंड देन उसका क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में वो कुछ तो ऐसा होता है आपका कि इस टाइप का, जैसे कि ये माउंटेन है तो यहाँ एक तरह से ऐसा कुछ कुआं जैसा है ना, ये कुआं जैसा यहाँ बना लिया जाता है और यहाँ सब जगह क्या होता है, वाटर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, अब ये जो वाटर इकट्ठा होता रहता है आपका वेस्टर्न हिमालय में, उसको फिर क्या यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है बाद में। ओके, एंड rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water particularly in Rajasthan। और जो ये रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एक तरह से ये कॉमनली प्रैक्टिस बोली जा रही है कहाँ, राजस्थान में, जहां लोग बाग क्या करते हैं, रेन वाटर के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसको स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो बच्चा आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा ना, लर्न भी हुआ होगा कि हमने कैसे कर रहे हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बोला जा रहा है, इन दी फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इंटिवेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड। अब जैसे कि हम बंगाल की बात करें, ठीक है, प्लेन ऑफ बंगाल की बात करें, उधर एज यू नो दैट कि वहां फ्लड बहुत जल्दी आ जाता है, तो लोग बाग क्या करते हैं, इंटिवेशन चैनल सा बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो उन चैनल्स के थ्रू क्या हो जाता है, फील्ड के अंदर चला जाता है और उसको क्या कर देता है, इरिगेट कर देता है। ओके, in arid and semi-arid region, agriculture field were converted into rain feed storage structure that allow the water to stand and moisturize the soil like the khadins in Jaisalmer and जोहात इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। अब क्या बोला जा रहा है, जो आपका सेमी एरिड रीजन या एरिड रीजन है, वहां जो क्या एग्रीकल्चर फील्ड होती है ना आपकी, जहाँ खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे गर्मी बारिश का टाइम है, वह तभी आपकी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वह आप क्रॉप को ग्रो नहीं कर रहे हो, तो उस फील्ड को वो एक तरह से रेन को फीड या स्टोरेज कराने का एक तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, तो वो क्या हो गया, वैसे तो उसमें कोई अभी खेती हो नहीं रही है, तो कम से कम उस फील्ड को उन्होंने कैसे यूज कर लिया, एज अ रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर की तरह क्या कर लिया, यूज कर लिया। जो क्या करता है, जैसे ही बारिश होती है तो वो जो जगह है वो क्या करती है, पानी को आने देती है, और वहां की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा जो ड्राई होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी मॉइस्चर हो जाती है। ठीक है, वहां थोड़ी सी नमी आ जाती है पानी के लिए। द सॉइल लाइक दी, जैसे कि अगर हम सॉइल की बात करें, कौन सी सॉइल, एंड मोस्ट इन दिस सॉइल लाइक दी, जैसे कि खादिन जैसलमेर के अंदर और जोहात आपके अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में बात हो रही है। ओके, सो अब बोला जा रहा है, इन Gendathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water need। अब क्या बोला जा रहा है आपका, जो हम मैसूर की, कर्नाटका की विलेज की बात कर रहे हैं, स्पेशली आपका गेंदाथुर की बात हो रही है, एक तरह से वो विलेज है, रिमोट बैकवर्ड विलेज है, वहां भी लोग बात क्या करते हैं, वहां के जो लोग हैं उनने रूफ टॉप वाटर को एक तरह से क्या किया है, स्टोर करके रखा है, या जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका यूज किया है, और उसके कारण जो उनकी वाटर नीड्स है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो पा रही है। ओके, Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rain water। अब हम 200 हाउसहोल्ड के करीब की बात करें तो वहां आपको मैक्सिमम ये चीज देखने को मिलेगी कि लोग बाग कितने अच्छे से, ये आपका बोलना चाहिए रेन वाटर सिस्टम है, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, उसका यूज कर रहे हैं, और एज वेल एज क्या बोलना चाहिए, विलेज हैज अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर, जिसके कारण अगर वहां आपका बोलना चाहिए वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है तो उसको भी क्या कर रहा है, सॉल्व आउट कर रहा है। ओके,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वंस अगेन बीन कंजर्व थ्रू मॉडर्न अडेप्शन, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है फिर से उसको कंजर्व किया गया है मॉडर्न अडेप्शन के साथ, ठीक है। अब आपका बोला जा रहा है रेन वाटर रनिंग डाउन फ्रॉम द रूफ इज नॉट फीड इनटू ड्रेन इनसाइड, इट इज पाइप इनटू ग्राउंड वाटर रिजर्वियर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, आपका जो रेन वाटर है वो क्या कर रहा है, रनिंग डाउन कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है कि जो भी आपका रूफ पे पानी आ रहा है और वो ड्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, निकल रहा है, और वो पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा है, रिजर्वर के अंदर जा रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि घर के अंदर एक टैंक बना दिया गया है, उसके अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा है, वो रिजर्वियर के अंदर जा रहा है, ओके। Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household come from rooftop water harvesting, जिसके कारण 15 to 25% जो भी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो रही है किससे, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग से, ओके बच्चा। The state of Tamil Nadu has made it compulsory for all the houses to have rooftop rainwater harvesting structure. Defaulter was severely punished, ठीक है। और जो तमिलनाडु स्टेट है एक तरह से वहां का लॉ है ये, या वहां कंपलसरी है कि आपको रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अपने घर में बनवाना ही है। अगर नहीं बनवाया जाता है, कोई डिफॉल्टर पाया जाता है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, ओके। सो एज यू नो दैट, जैसे कि ये आंसर था ये काफी बड़ा है, तो उसमें डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स लिख सकते हो, इट इज सफिशिएंट फॉर यू, ओके। मैंने आपको एक तरह से पूरे पॉइंट्स बता दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कहाँ का पूछा जा रहा है। आप कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हो, आपको सब स्टेट के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर राजस्थान का पूछा जा रहा है या कुछ मेंशन करा जा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, या फिर कुछ ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल सिंपल पूछा जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो पहले के जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख दे, उसके अलावा एग्जाम्पल में आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो, और साथ के साथ में आप तमिलनाडु वाला जो स्टेट वाला उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से वहां का लॉ है कि लोगों के लिए वो कंपलसरी है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। Now, how is it that country and region around the global surface from water scarcity, ठीक है। अब हमें ये बताना है how is it that countries, मतलब ऐसा कैसे है कि जो हमारी कंट्री है या रीजन है वो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, एक तरह से फेस कर रहे हैं, ओके। सो as you know that water present on earth is unlimited quantity in salt water और sea water। हमारे अगर हम हमारी अर्थ की बात करते हैं तो एज यू नो दैट 3/4 जो हमारा पार्ट है वो पूरा वाटर से भरा हुआ, ठीक है। बट वो पूरा फ्रेश वाटर नहीं है, वो कैसा वाटर है आपका, वो जो वाटर है आपका वो क्या है, सॉल्ट या फिर सी वाटर है, विच कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पज सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एटसेट्रा, जिसको हम जो हमारा डेली यूज का काम होता है उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ अनलिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। जो वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे उसकी क्वांटिटी तो बहुत सारी है, बट वो सॉल्ट वाटर या फिर सी वाटर के फॉर्म में, राइट, जिसके कारण विच कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पसेस, वो बहुत सारे पर्पसेस भी यूज नहीं हो सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एटसेट्रा। सो fresh water is required for all purposes which we get from ground water, rain water, fresh water, lake। और जो हमें ये सारी जो हमारे पर्पसेस है उसके लिए हमें कौन से वाटर की जरूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ती है, जो हमें ग्राउंड वाटर से, रेन वाटर से या फिर फ्रेश वाटर लेक से मिलता है, ओके। ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग ड्यू टू एक्सेस यूज एंड नो टाइम टू रिप्लेनिश। अब क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है ना, लोग बाग उसका इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं जिसके कारण नो टाइम फॉर रिप्लेनिश, उसको रिन्यू होने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, और वो क्या होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग, जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन डिप्लीट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, ड्यू टू एक्सेस यूज, जो कि उसका एक्सेस यूज है ना, हद से ज्यादा यूज है ना, उसके कारण, एंड नो टाइम टू रिप्लेनिश, और उसके लिए उसको रिन्यू होने के लिए टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, ओके। रेन वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू फ्यूम प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर रिलीज बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, और जो रेन वाटर है ना वो भी क्या होता जा रहा है, आजकल पॉल्यूटेड होता जा रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा एसिडिक रेन होती है आजकल, राइट, जिसके कारण आपने ये भी सुना होगा कि जो ताजमहल है उसके ऊपर जो है ना येलोइश पन आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो ताजमहल को कैंसर हो गया, ऐसा बोला जाता है उसको,
ठीक है। वो किसके कारण हो रहा है? एसिडिक रेन के कारण हो रहा है। और जो ये एसिडिक रेन होती है ना, वो किसके कारण होती है? जो आपको एटमॉस्फेयर में आपको है ना पॉल्यूशन देखने को मिलता है ना, जो कि आपकी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री के थ्रू होता है, जो कि है ना धुआं सा निकलता है गंदा सा, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, आपका जो रेन होता है वो क्या होता है? पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो रेन वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है? आपका खराब होता जा रहा है। तो रेन वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड। जो रेन वाटर है वो क्या होता जा रहा है? पॉल्यूट होता जा रहा है। किसकी वजह से? टू फ्यूम, जो फ्यूम्स होते हैं वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो किसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं? रिलीज बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। फ्रेश वाटर लेक इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। और जो फ्रेश वाटर लेक है वो हर जगह प्रेजेंट भी नहीं है आपके, और है तो कम है, ओके। नॉर्मल लेक की बात करें, नॉर्मल लेक्स इज कंटेमिनेटेड बाय सीवियर वाटर एंड फैक्ट्री वेस्ट। और जो नॉर्मल लेक है वो भी क्या होते जा रहा है? एक तरह से कंटेमिनेटेड होते जा रहा है। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है? वो भी पॉल्यूटेड होते जा रहा है। किसकी वजह से? जो फैक्ट्री या इंडस्ट्री का जो है ना वेस्ट आता है, जो उनका पॉल्यूटेड वाटर आता है, उसकी वजह से क्या होता जा रहा है? वो भी आपके खराब होते जा रहा है। रिवर की बात करें, सेम एज नॉर्मल लेक, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल लेक आपके है ना कंटेमिनेटेड होते जा रहा है, वैसे रिवर भी आपकी क्या होती जा रही है? पॉल्यूटेड होती जा रही है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज एज वेल एज सम ट्रेडिशन ऑफ दी, बोलना चाहिए जो भी हमारे इंडियंस एंड ऑल, उनका जो भी ट्रेडिशनल होता है उसकी वजह से क्या होते जा रहा है? वो पॉल्यूटेड होते जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट प्रेडिक्ट दैट बाय 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? एज यू नो दैट हमारे यहाँ हमारे अर्थ पे इतना सारा पानी है, उसके बाद भी ये प्रेडिक्ट किया गया है 2025 तक, ठीक है। और 2021 तो चल ही रहा है, इवन जाने ही वाला है, उसके भी 6-7 महीने निकल ही गए हैं आपके। तो 2025 तक ये बोला जा रहा है जो 2 बिलियन पीपल है ना, उनको एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, या उन्हें इस प्रॉब्लम के साथ जीना पड़ेगा, ओके। सो लेट्स सी ऐसा कैसे होगा। Since the population of the countries are rising and the demand for water is abundant, the water resources are slowly depleting, ठीक है। अब क्या हो रहा है? As you know that कि जो population of countries है ना वो क्या होती जा रही है? राइज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, जिसके कारण डिमांड ऑफ वाटर है ना वो भी क्या होता जा रहा है? अबेंडमेंट, मतलब कि वो भी बढ़ता जा रहा है। द वाटर रिसोर्सेज आर, जिसके कारण ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण जो वाटर रिसोर्सेज वो क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है, ओके। गॉट इट? तो क्या बोला जा रहा है? पॉपुलेशन ऑफ कंट्री राइजिंग, पॉपुलेशन ऑफ जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो राइज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जिसके कारण डिमांड ऑफ वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है आपका। और जो वाटर रिसोर्सेज है वो क्या होता जा रहा है आपका? स्लोली स्लोली डिप्लीट होता जा रहा है, ओके। Now next point is, and due to many irrigation method the water present underground is also decreasing। और जो हम अभी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उसके कारण आपका इरिगेशन में भी वाटर बहुत सारा यूज हो रहा है, जिसके कारण लोग बाग क्या करते हैं? अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो क्या होता जा रहा है? आपका डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपनी फील्ड के अंदर अपने बोलना चाहिए अपने ट्यूबवेल्स, हैंड पंप ये लगवा लेते हैं, राइट, जिसके कारण उनको जितनी वाटर की जरूरत होती है वो मिसयूज भी करते हैं इवन, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वाटर का, जिसके कारण जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है? आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो ड्यू टू मैनी इरिगेशन मेथड, बहुत सारे ऐसे इरिगेशन मेथड है जिसके कारण जो वाटर प्रेजेंट है अंडरग्राउंड में वो भी क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज हो रहा है, ओके। So after around 15 years, the price will increase as availability will decrease and only the rich society will be able to consume water, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? अगर हम ऐसे ही देखते जाएंगे कि जो वाटर की एबिलिटी है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज की डिमांड क्या होती है? बढ़ती है, ओके, और हम उसको मिसयूज करते रहते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? जो वाटर का एक्सेस है ना वो अनइक्वल और ज्यादा अनइक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो रिच सोसाइटी है ना या रिच पीपल है वो तो इजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग है ना वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी हम बात करें, कोरोना चल रहा है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे आप देखोगे मास्क, आपका सैनिटाइजर, सबके प्राइस कितने ज्यादा बढ़ गए, है ना। इससे पहले इनकी कोई इतनी वैल्यू हुआ करती थी नहीं, बट
अब एबिलिटी बढ़ी उनकी, ठीक है, उनकी नीड, उनकी डिमांड बढ़ी, जैसे उनकी नीड या डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस भी क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है। सो आफ्टर अराउंड 15 ईयर द प्राइस विल इंक्रीज। अगर हम 15 साल के करीब की बात करें तो क्या हो गया, प्राइस भी इंक्रीज हो गए एज एबिलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि जो एबिलिटी है वो क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई है। एंड ओनली द रिच सोसाइटी विल बी एबल टू कंज्यूम वाटर। और ये देखने को मिलेगा जो रिच सोसाइटी है वो ही सिर्फ क्या कर पा रहे हैं, वाटर को कंज्यूम कर पा रहे हैं। ओके, नाउ 10 मिलियन ऑफ पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी। इसलिए बहुत सारे पीपल ऐसे होंगे जिन्हें एब्सोल्यूट स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम के साथ क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ओके बच्चा, समझ में आया आपको आंसर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज देन वाटर स्कैरसिटी लाइक टू अकर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें वाटर स्कैरसिटी कहाँ अकर होती है, सो स्कैंटी रेनफॉल ओवर द लास्ट 2 ईयर व्हिच हैज डिप्लीट वाटर रिजर्वियर। ठीक है, रिजर्वियर। अब क्या बोला जा रहा है, जहां रेनफॉल की कमी होती है, या देखा जाए 2 साल से जहां रेनफॉल प्रॉपर नहीं हुई है, रेनफॉल की कमी हुई है, वहां क्या होता रहता है, जो वाटर रिजर्वियर है या वाटर बॉडीज है आपकी, वो क्या होती है, डिप्लीट होती जाती है। ओके, वेस्ट ऑफ वाटर वाज ग्रोइंग क्रॉप लाइक शुगर कैन विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है आपका कि हम है ना कुछ ऐसे क्रॉप उगाते हैं लाइक शुगर कैन जिसके अंदर बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, तो उसके कारण भी आपका क्या होता है, जो वाटर है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, राइट। डिप्लीट ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्वियर थ्रू रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ बोरवेल। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट होता जा रहा है दिन पे दिन। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे बोरवेल या ट्यूबवेल है उनको क्या करते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं, है ना। नाउ next question is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? अब ये बोला जा रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है जहां वाटर रिसोर्सेज बहुत सारा है लेकिन उसके बाद भी उसको वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा हो। आई होप आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो अब तक तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस, बिग यस, राइट। तो यस, इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज but it's still facing water scarcity. Most of our city are facing this problem. Even ये तक बोला जा रहा है ऐसी बहुत सारी cities हैं जो कि ये problem को face कर रही है। ओके, तो यस लिखना है, इसके बाद आपको बाकी का आपके क्वेश्चन में से आ जाएगा। एंड देन मोस्ट ऑफ आर सिटीज, हमारी बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जो कि इस प्रॉब्लम को क्या कर रही है, फेस कर रही है। ओके, इन मोस्ट आर सिटीज देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर बट द वाटर इज अनफिट फॉर कंजप्शन। हम हमारी बहुत सारी सिटीज की ऐसी बात कर सकते हैं, यहाँ वाटर शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो वाटर है ना वो अनफिट है कंजप्शन के लिए। ठीक है, मतलब कि वो ड्रिंकिंग लायक नहीं है। ओके, हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर ऐसा पानी है जिसको हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते, उस पानी का होना ना होना तो भी वो भी एक ही बराबर है। इसलिए समझ में आया आपको कि कैसे ऐसी जगह भी बहुत सारा पानी है लेकिन वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां क्वांटिटी तो बहुत सारी है लेकिन क्वालिटी नहीं है। ठीक है, और क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है। ओके, तो इन मोस्ट ऑफ आवर सिटी देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर बट द वाटर इज अनफिट फॉर कंजप्शन। ओके, नाउ most of city are in the bank of river but river have been turned into toxic stream. अब हमारी बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जो कि रिवर के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं। ठीक है, मतलब कि बैंक ऑफ रिवर के पास में सिटीज बनी हुई हैं, लेकिन जो वो रिवर है ना उसके अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, इतना ज्यादा उस रिवर को पॉल्यूटेट कर दिया गया है फैक्ट्री या ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के द्वारा, कि वो जो रिवर है वो एक तरह से टॉक्सिक स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब एक तरह से वो जो पानी है ना बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है इंसान के लिए। ठीक है, इंसान क्या एक्वेटिक एनिमल के लिए भी बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। मोस्ट ऑफ आवर कंट्री आर इन दी बैंक ऑफ रिवर। हमारी बहुत सारी सिटीज ऐसी है जो कि बैंक ऑफ रिवर पे है, बट रिवर जो है अब वो टर्न हो गई है टॉक्सिक स्ट्रीम के अंदर। ओके, The ever increasing population, industry and the vehicle has made matter worse by exerting pressure on existing fresh water resources. और ये जो दिन पे दिन population बढ़ती जा रही है आपकी, ठीक है, population के साथ साथ pollution बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री व्हीकल का, जो दिन पे दिन क्या करते जा रहे हैं, जो फ्रेश वाटर जो है उसको दिन पे दिन और वर्स्ट बनाते जा रहे हैं। ओके, गॉट इट। तो जो भी आपका
पॉपुलेशन पॉल्यूशन जो आपका इंक्रीज होता जा रहा है इंडस्ट्री का, व्हीकल का, वो दिन पे दिन इस कंडीशन को क्या करते जा रहा है, फ्रेश वाटर जो है आपका एग्जिस्ट है अभी भी हमारी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, उसको क्या करते जा रहे हैं और दिन पे दिन खराब करते जा रहा है। ओके, एंड अब इसके अलावा आपको एक स्पेशली एग्जाम्पल दिया गया है आपका, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका ये एग्जाम्पल जरूर लिखना बच्चा है, क्योंकि ये स्पेशली एक मतलब एक जगह है, ठीक है, शिलोंग के इधर एक आपका बोलना चाहिए टाउन है जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है, बट उसके पास 55 किलोमीटर के पास वाले एरिया में भी देखेंगे ना तो वहां भी वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है भले ही कितना ही ज्यादा एम्पल ऑफ रिसोर्सेज हो आपके पास, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। ओके, तो इन शिलोंग हम किसकी बात कर रहे हैं, शिलोंग मेघालय में जो शिलोंग है हम उसकी बात कर रहे हैं। इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड आपका स्वयं राम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड। ठीक है, मेघालय में जो शिलोंग है उसके पास में ही आपका बोलना चाहिए दो जगह, एक चेरापूंजी और एक आपका बोलना चाहिए मोएस सिरम करके एक जगह है वहां, बल्कि वो जो शिलोंग है ना इस जगह से कितनी दूर है, 55 किलोमीटर दूर है ओनली। ठीक है, उसके बाद भी और सबसे ज्यादा वाटर मतलब बोलना चाहिए हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की उस एरिया के अंदर, कहाँ, चिरीपुंजी और आपका बोलना चाहिए मोएस सिरम जो करके एरिया है वहां। बट उसके बाद भी जो शिलोंग है वहां शॉर्टेज ऑफ वाटर की जो प्रॉब्लम है लोग बाग उसको क्या करते हैं, फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है। राइट, गॉट इट। सो आई होप बच्चा पार्टी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, लर्न भी हुए होंगे। एक आंसर जो था जो आपका बहुत बड़ा था, बट उसको आपको पूरा नहीं लिखना है, आप उसको कुछ पॉइंट्स करके लिख दोगे तो भी चल जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो, आपको रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग मेथड पूछा जाए तब आप रूफ टॉप का लिख सकते हो। ठीक है, और उसके जो आपके एग्जाम्पल है वो आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही जाता होगा कि किस में से किस पॉइंट को हम लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं सॉरी कोई डाउट है या फिर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है या आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि मैम इसका आंसर बड़ा है, आप प्लीज हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें क्या लिखना है, तो आप थोड़ा छोटा करके दीजिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो आई होप बच्चा आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपको लर्न भी हुआ होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो आपको क्या करना है, आपको मेरा छोटा सा सपोर्ट करना है। क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। साथ के साथ में आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियो की। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।